Right. तो क्या बात करने गया आज? What is the point of discussion? This is something different. Yes, we started something long way back, something of same type. Yes, we couldn't take it further, but the time is right to take it further now. So, as we discussed during our organic chemistry name reactions lecture, we were trying to develop a thought process. कौन से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है. I've seen a few of you making some silly errors in the questions which you might have solved easily. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ. कोग्नोसी से आई मीन फार्माकोग्नोसी से हमेशा मैथ्स कॉलम के क्वेश्चंस आते हैं जी पार्ट में. तो बेसिकली आधी से ज्यादा पब्लिक क्या करती है, मोस्ट ऑफ अस बीइंग स्टूडेंट्स व्हाट वी डू इज वी चेक. सपोज वो एमसीक्यू है समथिंग लाइक दिस. एक कॉलम है जहाँ पे मैथ्स कॉलम में 1 2 3 4 है, एंड देन देयर इज कॉलम बी जहाँ पे आंसर्स है, वहां पे ए बी सी डी है, और नीचे फिर चार ऑप्शन होते हैं. ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऐसे चार ऑप्शन होते हैं. और द प्रॉब्लम इज व्हाट ऑल ऑफ अस 99% ऑफ अस डू इज हम लोग वो क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, एंड व्हाइल सॉल्विंग वी फॉरगेट सम बेसिक फंडामेंटल, सम बेसिक लॉजिक. जैसे सब लोग क्या करते हैं पता है, दे ट्राई एंड सॉल्व ईच पार्ट. वो देखेंगे कि 1 का आंसर ए है, 2 का सी था, 3 का डी है और 4 का बी है. वो हर एक का आंसर ढूंढने जाएंगे. व्हाट यू शुड एक्चुअली डू यू नो व्हेन इट कम्स टू पेपर लाइक जी पार्ट, चारों ऑप्शन देखने के, एंड देन आई सी दैट जो 3 है, 3 का हर एक ऑप्शन में अलग अलग है. एक ऑप्शन बोलता है 3A है, एक ऑप्शन बोलता है 3B है, एक ऑप्शन बोलता है 3C है, फोर्थ ऑप्शन बोलता है 3D है. मेरे को सिर्फ ये सॉल्व करना है कि थर्ड का राइट आंसर क्या है. इफ आई नो दैट थर्ड का राइट आंसर इज ए, कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3A है, ओके ये ऑप्शन है, फिर यही आंसर है. देयर इज नो नीड, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. जरूरत ही नहीं है. व्हाई यू वांट टू वेस्ट योर टाइम माय फ्रेंड. सेम थिंग अप्लाइज टू नाइपर बिट्स मणिपाल, बट स्पेसिफिकली जी पैट के साथ ये बहुत एविडेंट है. उसके चारों ऑप्शंस अलग होते हैं. जब चारों ऑप्शंस अलग है, why you want to solve each and every option in that case. तो थोड़ा लॉजिकली जा, हर एक क्वेश्चन को केयरफुली देख एंड ट्राई सॉल्विंग इट ऑन दोस ग्राउंड्स. ऑलराइट, अभी ये कुछ नाइटर की वेब सीरीज चालू हुई थी व्हिच इज ऑनगोइंग. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हुआ था 1 2 3, फार्मास्यूटिक्स का पार्ट 1 हुआ, फार्मास्यूटिक्स का पार्ट 2 इज गोइंग टू बी देयर टुमारो अगेन. आज ये बीच में क्या है, व्हाट इज दिस लाइक मास्टर प्लान 01. The idea over here is to pick up different questions, different chapters, and to develop a thought process about how are we going to solve it. So अगर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पे से क्वेश्चन आता है तो क्या, अगर सिंपल क्रिस्टलाइजेशन से क्वेश्चन आता है तो क्या, कोलॉजी से क्वेश्चन आता है तो क्या, और सुटिक से क्वेश्चन होता है तो क्या. 5 क्वेश्चन 10 मिनट से फिर थॉट प्रोसेस इज द अल्टीमेट मोड. मुझे सिर्फ तेरे दिमाग में ये बिठाना है कि कौन से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है. Not every question I'll explain in detail, not every question I'll ask you to think in detail, but yes, I would like to highlight the logics the way I just did now for that pharmacognosy. Let's start. Just for your information, Pharmalite has started new batches, GPAT, Night for ICT, Manipal. Feel free to reach out onto this number for notes, test series and all. Link is in the description of this video as well. अभी अपने मोटो पे आते हैं. करना क्या है, ऐसे हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे. वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ लॉजिकल वे से और कुछ कॉन्सेप्ट वे से. सो बेसिकली ये क्वेश्चन है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का, मास स्पेक्ट्रोमेट्री rather I would say, pharmaceutical analysis. Which of one of the following isomeric butanol gives base peak at M by Z 31. अच्छा, मतलब चारों के चारों स्ट्रक्चर्स ब्यूटेनॉल ही है, ठीक है, they are all butanols. They are isomers, yes they are isomers. M by Z should come as 31. तो जिसने मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ा ही नहीं है, प्रोबेबली वो सोचेगा ये क्वेश्चन तो मेरे पार्ट का ही नहीं, तो यू माइट जस्ट लीव आउट. दूसरा चीज है सोचने जैसे कि बेस पीक का मतलब क्या होता है. So the first thing is that I should know what do I mean by base peak. Base peak is basically the most intense, the most tallest peak in your mass spectrum. अभी ये हाइट की वजह से होता है, कुछ तो एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस पे कुछ होता है, एक्स एक्सिस पे कुछ होता है. Not need of going in detail over here. वो बोल क्या रहा है कि उसके m by z की वैल्यू 31 आनी चाहिए. तो इसमें चार स्ट्रक्चर है, सॉरी इसमें दो स्ट्रक्चर्स है, एंड आई हैव टू थिंक ऑन दोस ग्राउंड्स के ये चार स्ट्रक्चर्स में से रादर 3 स्ट्रक्चर्स में से वन ऑफ द ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका आंसर मुझे m by z 31 देगा.
फ्रैगमेंटेशन के बाद होता है। If you don't know mass spectrometry, wait for this question to get over. Next question might be of your bucket. अगर ये नहीं भी आता है तो ये कैसे कर सकते हो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एक बोल रहा है ब्यूटेन 1 ऑल, मतलब ब्यूटेन बनाने का 4 कार्बन का जो सिस्टम है उसके फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप देना है। ब्यूटेन 2 ऑल, सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OL मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, मतलब सेकंड पोजीशन पे मिथाइल और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 2 methyl propane 2 all. Propane means 3 carbon, so this is CH3. This is second carbon, this is third carbon. This is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3. Second position पे methyl group और second position पे hydroxyl group भी, जैसे 2 methyl propane 2 all, ठीक है, यही है, it is that only. अब आपको याद होगा तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ अलग अलग टाइप के फिजन्स होते हैं, आप अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हो, मैक्लेफर्टिन्यूल, अल्फा फिशन, बीटा फिशन एंड ऑल। सेम वे यहाँ पे भी वो फिशन होगा आफ्टर व्हिच योर स्ट्रक्चर विल ब्रेक। देखते हो क्या होगा, पहले सारे स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। Then you have another structure butane 2 all. Butane means 4 carbons, correct Pavlik? So this is my first carbon CH3, this is my second carbon CH, this is my another carbon CH2, and this is my last carbon CH3. Going further, butane 2 whole, second position पे hydroxyl group. This is carbon number 1, this is carbon number 2. Second position पे hydroxyl group. ठीक है, this it's third, this fourth, okay, it's butane. Last was butane 1 all. Butane 1 all, 1, 2, 3, 4. 4 कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, चारों स्ट्रक्चर्स बना लिए। वो बोल रहा है m/z का वैल्यू 31 आना चाहिए। इसमें से इसको ब्रेक करने के बाद m/z का वैल्यू मुझे 31 मिलेगा। दैट्स द क्वेश्चन। अब मैं सबसे पहले इसको ब्रेक कर रहा हूँ। आई एम डूइंग अल्फा, मैं इसको काट रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो उसको ब्रेक कर रहा हूँ। If I break it into two parts, एक मुझे मिथाइल का मॉइटी मिलेगा, which is this one, यहाँ से ब्रेक किया ना, and rest would be the rest part of your structure. ये कार्बन ये रहा, फिर ये दो मिथाइल ग्रुप्स थे, ये रहा एक मिथाइल ग्रुप, ये रहा दूसरा मिथाइल ग्रुप. I get m/z of 15 है. I'm not calculating now. 3 कार्बन है, 3 कार्बन के बाद ये 3 हाइड्रोजन, ये 7 हाइड्रोजन, करेक्ट. 3 carbons, 7 hydrogen and 1 oxygen. 3 carbons मतलब 12 into 3, एक कार्बन 12 होता है तो 12 into 3 is 36. 7 hydrogen, so 7 into 1 and oxygen का 16, 1 into 16. सबके molecular weight ले लिए, 36 plus 16 is 52 plus 7 is 59. मुझे m/z का वैल्यू क्या चाहिए? 31. So this is not the answer. If this is not the answer means ये भी आंसर नहीं है. अब आंसर पहले दो ऑप्शंस में ही है जो भी है. Now I need to check breaking it furthermore. Butane 1 all को break कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा? Butane 2 all को break करूँगा तो क्या मिलेगा? Going further, I'll break the next structure butane 2 all. उसको यहाँ से break किया. ये अल्फा कार्बन था, I could have broken anyways. I broke it from here. Going further, यहाँ पे भी मुझे दो प्रोडक्ट मिलेंगे. एक होगा ये H2C dot, and other is going to be your methanol, which is going to be this part of the structure. This is something like this, H2C dot CH3, पूरा structure H2C dot CH3. I hope you remember, half arrow electron इधर जाता है and rest is your structure. यहाँ पे m/z 45 आ रहा है, कैसे? ये CH3 है, ये कार्बन with 1 हाइड्रोजन, दो कार्बन 12 into 4, sorry 12 into 2 24 plus 4 1, so 12 into 2 is 24, 24 plus 3 4 5 hydrogen, so 1 into 5 plus 1 oxygen, so 1 into 16. So it would again come to 16 plus 5 21. 21 plus 24 comes to 45. What I need is basically m/z equal to 31. तो ये भी आंसर नहीं. अभी तो एक ही ऑप्शन बचा. सॉल्व ना भी करूँ तो भी आंसर ब्यूटेन 1 ऑल ही होना चाहिए. तो भी लेट्स चेक. ब्यूटेन 1 ऑल आता है. I go further, I break it from here. यहाँ पे तो सिर्फ एक ही साइड है जहाँ से मैं इसको तोड़ सकता हूँ. मैंने इसको यहाँ से ब्रेक किया. After breaking, I get two moieties. One is this, ये वाला part, and another is this one, H2COH. अब इसका कैलकुलेशन करते हैं. एक कार्बन है, so one carbon will give me 1 into 12 12.
it will give me 2 hydrogens from here, 1 hydrogen from here, so 1 into 3, 3 hydrogens, and it has given me 1 oxygen, so plus 1 into 16. So 16 plus 3 is 19, 19 plus 12 is 31. Answer is 31, so in that case first option should be the correct option. क्लियर है कैसे ब्रेकिंग किया, हाउ इट डिड, इसमें इतने लॉजिक्स थे या नहीं, जिसको लॉजिक समझा है देयर वाज अ लॉजिक स्ट्रेट अवे इन दिस, स्ट्रक्चर देखने दे एंड सिर्फ ये सोचना था कि कहां से ब्रेक करके 31 का अपॉर्चुनिटी है, वो जहां से भी ब्रेक होगा उसमें OH तो होने ही वाला है, वो जहां से भी ब्रेक होगा उसमें OH तो होने ही वाला है, so that OH is always going to give me oxygen का 16 plus 1 of your hydrogen, तो 17 तो मुझे हमेशा मिलने ही वाला था, बाकी का मुझे यूनिट ढूंढना था 31 minus 17 which comes to 14, मुझे कुछ ऐसा ढूंढना था जिससे मुझे 14 मिल सके, 14 मतलब CH2 राइट, कार्बन का 12 and 2 of hydrogens, और वो CH2 मुझे सिर्फ यहीं से मिल सकता था, अगर मुझे लॉजिक पता होता मैं पूरा सॉल्व भी नहीं करता, there was no need of going to this, I might have just observed from where can I get additional 14, पर 17 तो हमेशा मुझे हाइड्रोक्सिल ग्रुप देने वाला है, I hope you got the logic, नहीं भी समझा then you can go this way, कोई प्रॉब्लम नहीं, you can solve it this way as well. Let's go to the next question. In a saturated solution of a drug, which of the following condition is correct? कौन सी चीज सही है पूछा, गलत है ऐसा नहीं, which one of the following is correct? तो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन बोला है, उसी के बीच में कोरिलेट किया. So first thing is I should know what do I mean by rate of crystallization. Second thing I should know what do I mean by rate of dissolution. ये दो चीज का मतलब पता होना बहुत जरूरी है. Unless and until I know the meaning of these two things, it's not possible to work out. So basically इसमें अलग-अलग चीजें हैं, पहले टर्मिनोलॉजी समझने की ट्राई करते हैं. That what do I mean first of all by saturated solution. फिर देखते हैं what do I mean by rate of crystallization, and फिर देखते हैं what do I mean by rate of dissolution. तो जब मैं बोल रहा हूँ कि एक saturated solution, so saturated solution basically means that that particular solution is having maximum amount of solute which it can dissolve. एक पानी का ग्लास लो, उसमें 250 ml वाटर है सपोज, उसमें एक हद तक ही सॉल्ट डिसॉल्व होगा राइट, आफ्टर अ पॉइंट सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, क्यों? बिकॉज़ उसका सैचुरेशन हो चुका है, सॉल्ट सिर्फ एक लेवल तक ही वो वाटर में डिसॉल्व होगा. इफ यू विल ऐड मोर सॉल्ट वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, वो सोल्यूबलाइज ही नहीं होगा, या तो फिर आपको सॉल्वेंट भी बढ़ाना पड़ेगा. दैट्स व्हाट यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? एनी आइडिया? Any idea what do I mean by rate of crystallization? And yes, rate of dissolution as well. Rate of dissolution तो easy है, कितना solute कितने time में solvent में गया. But when I talk about rate of crystallization basically means that nuclei form होने को कितना time लग रहा है. What is the rate of formation of nuclei? Nuclei form होने को कितना time जा रहा है. That's the basic logic. And lastly, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन का बात कर रहे थे हम लोग, रेट ऑफ डिसोल्यूशन वी आर ऑलरेडी अवेयर, इट इज बेसिकली हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग इज गोइंग इन हाउ मच टाइम इनटू माय सॉल्वेंट, रेट एट व्हिच ड्रग सब्सटेंस विल डिसॉल्व इन माय मीडियम. अब क्वेश्चन बोल रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा. सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब अगर थोड़ा भी और सॉल्यूट बढ़ाया सो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई, करेक्ट? अगर थोड़ा भी और सॉल्यूट बढ़ाया तो न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो जाएगा और क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा. सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब राइट, उसने मैक्सिमम डिसॉल्व कर लिया. एट द सेम टाइम कैन आई से सैचुरेटेड सॉल्यूशन में रेट ऑफ डिसोल्यूशन भी मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा अगर वो डिसॉल्व भी नहीं कर सकता है तो कैन आई से उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन भी मैक्सिमम होगा. डू यू एग्री? मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला. मैंने बोला वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग ही डिसॉल्व कर पाएगा, तो उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन तो मैक्सिमम होगा ही. सैचुरेटेड सॉल्यूशन उससे ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं कर सकता, अगर उसमें उससे ज्यादा डाला तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्रिस्टलाइजेशन तो होता नहीं है, इट इज हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग डिसॉल्व. सो कैन आई से इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. डू वी एग्री? दोनों इक्वल होंगे ना, बस अगर और ड्रग डिसॉल्व करने गया तो क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देगा. So this situation is typically of a saturated solution.
where your rate of crystallization is equal to your rate of dissolution. ठीक है, saturated solution के लिए ठीक है. What about other situations? If I say that my dissolved concentration is zero, अगर ड्रग डिसॉल्व ही जीरो हुआ तो क्रिस्टलाइजेशन का पॉसिबिलिटी नहीं है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग ही डिसॉल्व नहीं हुआ है तो क्रिस्टलाइजेशन कहां से होगा? करेक्ट. अदर देन दैट अ सिचुएशन वेयर माय रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लेस, मतलब क्रिस्टलाइजेशन कम हुआ है और डिसोल्यूशन ज्यादा हुआ है. राइट, डिसोल्यूशन इज मोर. डिसोल्यूशन ज्यादा कब होगा? जब सैचुरेशन नहीं हुआ रहेगा. इट विल बी अ अनसैचुरेटेड सिस्टम. ये तो सैचुरेटेड का है, वो अनसैचुरेटेड का था. फर्स्ट वाला डिसॉल्व कंसंट्रेशन इज जीरो का था. एंड लास्टली जब सुपर सैचुरेशन होता है, जब क्रिस्टल ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, जब न्यूक्लियाई ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, दैट इज अ सिचुएशन वेयर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is more than your rate of dissolution. I hope the basic fundamentals are clear. ये basic terms है. If you know these terms, this question is not rocket science. अगर ये basic terms ही नहीं पता होंगे आप ये question भी छोड़ दोगे. तो अगर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं भी पता था, सिर्फ इतना लॉजिक लगाना था कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होता है. वन साइड नो दैट ओके देयर इज न्यूक्लियाई फॉर्मेशन इन इट, द क्वेश्चन एंड्स ओवर देयर एंड देयर इटसेल्फ. देयर इज नो सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन. लेट्स गो फर्दर. सैचुरेशन हो गया, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ सैचुरेशन. Which one of the following is rate limiting step for distribution? Mark the word. Absorption नहीं बोला है, for distribution बोला है, for excretion भी नहीं बोला है. It's specifically distribution. Rate limiting step for distribution of hydrophilic drugs. पहले तो एक बात बता, what do I mean by rate limiting step? Can I say rate limiting step मतलब slowest step? I hope you all are aware. रेट लिमिटिंग स्टेप मतलब जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसको रेट लिमिटिंग स्टेप बोलते हैं. तो पूछ रहा है एक हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है? कैन आई से हाइड्रोफिलिक ड्रग है सो इट इज वाटर लविंग. करेक्ट, उसको पानी से प्यार है, वो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा. अब उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है सिस्टम में. इट हैज टू मूव अक्रॉस द सिस्टम. फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इट हैज टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर उसको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, then I know one thing, cell membrane and plasma membrane are basically hydrophobic. वो हाइड्रोफिलिक ड्रग को इजीली अलाउ नहीं करेंगे. करेक्ट, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर. तो अगर सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है तो ड्रग अंदर जाएगा कैसे? उसका परमिएशन डिफिकल्ट हो जाएगा. करेक्ट, it won't be able to permeate easily. Its rate of permeation will be the slowest step. If rate of permeation is the slowest step, answer is rate limiting step. Simple. हाँ, बाकी के ऑप्शन वो भी तो सही हो सकते हैं. All of the above भी तो हो सकते हैं ऑप्शन में. Let's check. दूसरा ऑप्शन है rate of perfusion. थर्ड ऑप्शन है rate of dissolution and last is rate of binding to proteins. चलिए एक तो अच्छा है, ऑल ऑफ द अबव है नहीं, तुमने बाकी ऑप्शंस पे ज्यादा सोचना नहीं. डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम तो नहीं आ सकता है ना. इट्स अ हाइड्रोफिलिक ड्रग, पानी में इजीली चला जाएगा, तो ये तो आंसर है नहीं. बाइंडिंग टू प्रोटीन्स, नो कोरिलेशन विद हाइड्रोफिलिक ड्रग्स. दे हैवंट सेड प्रोटीन्स आर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, ये भी चला गया. दिस इज द आंसर, सिंपल. अब इसमें जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है उसको एक अलग इक्वेशन से देखा जाता है. जब ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो उसको एक अलग इक्वेशन से देखते हैं. Distribution of your hydrophilic drugs is via which equation? Noyes-Whiteley. सुना है Noyes-Whiteley equation के बारे में? Have you heard about it? Have you heard about its permeable constant permeation constant rate of permeation? Now we got the logic how that is the answer. है कुछ rocket science? You know everything. You just need to apply it in a logical manner. That's it. Let's go to the next. Pyridoxine can reactivate, वापस activate करेगा cholinesterase enzyme that has been activated by. बहुत confusing question. Pyridoxine एक drug है, वो reactivate करने वाला है cholinesterase enzyme को. कौन सी cholinesterase enzyme को? जिसको inactivate किया था किसी ने. तो किसने inactivate किया था? That is the question. I just check all the four options that ये drug को inactivate किसने किया था. Sorry, ये एंजाइम को इनएक्टिवेट किसने किया?
So when it comes to cholinesterase enzyme, इसमें अलग-अलग पार्ट है. Pralidoxim is basically your drug. आपका जो pralidoxim है वो हमेशा एक स्पेसिफिक moiety को ही अटैच होता है. आपका जो acetyl cholinesterase enzyme है, your pralidoxim attaches to one specific moiety of it. उसको quaternary nitrogen से ही ज्यादा लगाव है. It goes and attaches at your quaternary nitrogen only. वो पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन को बाइंड करता है विद एनायनिक साइट ऑफ एंजाइम. तो आपका कोलिनेस्टरेज एंजाइम है. कोलिनेस्टरेज एंजाइम में पॉजिटिव साइट है, नेगेटिव साइट है. योर ग्लूटामाइन रेसिड्यू इज देयर, योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद योर सेरीन is there. You have your alcohol which is with activator in binding hogi. You will have some sort of this formation. Your carbamylated enzyme undergoing a slow reaction. जहाँ पे इसकी hydrolysis हुई and these bonds are being broken. But if I talk over here, pralidoxin, oxim, 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 you will check how phosphorylation is occurring. How your oxime phosphate free enzyme are being obtained in the product separately. ये क्यों होता है? जब कोई anticholinesterase drug की बात आती है, I hope you might have read about it. There are carbamates in it, there are organophosphates in that. When it comes to binding, it might bind to your active region of acetylcholinesterase. It will bind to your active region of acetylcholinesterase. जिसमें दो साइड है, एक anionic साइड है glutamate की GLU minus, GLU minus. I hope you are able to view it. Other than that, there is an histolytic site which is with your serine and histidine enzyme. मेरे serine और histidine enzymes ये रहे, इनके साथ binding होती है. With carbamates, the binding would be different. With organophosphates, the binding will be different. If I ask the answer over here based on this logic, it's organophosphate anti-cholinesterase. Organophosphate anti-cholinesterase. Are we clear? Clear was? Any logics? Anything further required? Last question for the day. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. An emulsion within an emulsion can be designated as. एक emulsion है, उसके अंदर और एक emulsion. मतलब basically we are talking about multiple emulsions. Multiple emulsions. एक phase नहीं होता है. Simple सिर्फ oil in water नहीं होगा. It can be water and oil in water, or it can be oil in water in oil. दोनों तरीके से shuffle हो सकते हैं. ये क्या है? वाटर और वाटर साथ में होंगे तो इमल्शन होगा क्या? नॉट पॉसिबल. ऑयल एंड ऑयल साथ में होगा तो इमल्शन होगा? नॉट पॉसिबल. वाटर एंड वाटर साथ में होंगे तो इमल्शन होगा? नॉट पॉसिबल. नाउ चेक दिस. इट्स वाटर, ऑयल, वाटर. सेपरेट है. मतलब पानी इज इन ऑयल, व्हिच दैट एंटायर फेज इज इन वाटर. वाटर इन ऑयल इन वाटर. That's the beauty of multiple emulsions. So your option D should be the correct option. Yes, emulsions दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल फेज, एक डबल फेज. सिंगल फेज में you have your oil in water, water in oil. When you say multiple phases, you have oil in water in oil, water in oil in water. Easy था, ज़्यादा difficult भी नहीं था. That's all about our first session. Thanks a lot for your patience. Entire motto is just one: develop a thought process. Stay tuned, subscribe onto this channel so that you get notification for such videos further go as well. If you have any queries from this question paper still pending, or if you want to reach out to PharmyLife for notes, test series, live webinars, feel free to reach out to us onto this number. Same number is in description of this video as well. All the best, stay safe. Thank you so much.